हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू अचीव अ सिंगल डिजिट रैंक। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं और वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक अंडर 500 होती है, देयर एफर्ट्स, देयर कैपेबिलिटीज़ सब सेम होते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या डिफरेंस है कि एक स्टूडेंट सेम कैपेबिलिटी का एक स्टूडेंट रैंक 1 लेके आता है और उसी कैपेबिलिटी उसी एफर्ट से दूसरा स्टूडेंट की रैंक 500 आती है। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों स्टूडेंट्स में, इनकी स्ट्रेटजीज में, प्लानिंग में क्या डिफरेंस है और हाउ टू अचीव अ गुड रैंक। Every question of GATE falls in one of these three categories। या तो वो क्वेश्चन आपको पॉजिटिव मार्क्स रिटर्न करेगा, या वो क्वेश्चन 0 मार्क्स रहेगा, या वो क्वेश्चन आपको निगेटिव मार्क्स देंगे। जैसे गेट में जो इस बार क्वेश्चन पैटर्न है उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आर देयर। एक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इफ़ यू अटेम्प्टेड करेक्टली आपके पॉजिटिव मार्क्स रहेंगे, और अगर आपने उसको गलत अटेम्प्ट किया है तो यू विल गेट निगेटिव मार्क्स। MSQ मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, मोर देन 1 आंसर्स आर करेक्ट। आपने सारे करेक्ट आंसर सिलेक्ट किए तो यू विल गेट पॉजिटिव मार्क्स, और अगर सारे करेक्ट आंसर सिलेक्ट नहीं किए हैं तो यू विल गेट 0 मार्क्स। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आइदर यू विल गेट पॉजिटिव मार्क्स और यू विल गेट, अगर आपका आंसर इनकरेक्ट है तो यू विल गेट 0 मार्क्स। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि योर क्वेश्चन शुड बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी। अगर फर्स्ट कैटेगरी भी नहीं है तो एटमोस्ट सेकंड कैटेगरी की निगेटिव नहीं कर रहा है। और इस कैटेगरी में आपके जितने कम मार्क्स होंगे, जितनी निगेटिव मार्किंग कम होगी, आपकी उतनी अच्छी रैंक आएगी, है ना। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि टॉपर्स की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, निगेटिव मार्क्स हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं जो उनके गलत होते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि इस कैटेगरी में आपके क्वेश्चंस कम से कम हो, है ना, मार्क्स जो आपके कम से कम हो। नॉट अटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यू आर वेरी कंफ्यूज, यू आर नॉट वेरी श्योर क्या आंसर होगा, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। MSQ में अगर आपको लग रहा है कि, क्योंकि MSQ में बिकॉज नो निगेटिव मार्किंग इज देयर, तो अगर आपको 2-3 ऑप्शंस लग रहे हैं, यू आर नॉट वेरी श्योर बट फिर भी लग रहा है कि सही हो सकता है, तो आप MSQ को अटेम्प्ट करेंगे ही। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपका सही आंसर आएगा या नहीं आएगा, तो अगर क्वेश्चन बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उसको अनअटेम्प्टेड रहने दीजिए। बट क्वेश्चन इज स्मॉल बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि आप जो कर रहे हो सही है नहीं, तो भी आप उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वो आपका निगेटिव मार्क कभी नहीं होने देगा। तो इस NAT में आप अगर किसी में भी कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव मार्क्स है। MSQ ऑलवेज ट्राई करो, और NAT कब ट्राई करो, जब वो कम टाइम लेता हो। ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे निगेटिव मार्किंग कम से कम हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये क्वेरी रहती है कि कितने मार्क्स आने चाहिए मुझे टॉप 100 में आने के लिए। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का कोई फिक्स आंसर नहीं, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपके साथ साथ दूसरों ने कैसा परफॉर्म किया उस पर भी डिपेंड करता है। बट एक जो जनरल मेरा एनालिसिस रहा है कि वी कैन डिवाइड द पेपर इन 2 कैटेगरीज, आइदर द पेपर इज़ वेरी सिंपल और इट मे बी डिफिकल्ट पेपर, है ना। इफ पेपर इज सिंपल तो फॉर टॉप 100 यू शुड हैव मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, मिनिमम 75 तो आपको आने ही चाहिए। 75 से जितने ज़्यादा आएंगे वो आपको टॉप 10 में लेते जाएंगे। ये आपका मिनिमम है कि 75 मार्क्स तो आपको आने ही चाहिए इफ़ पेपर इज़ सिंपल। पेपर अगर डिफ़िकल्ट है तो 65 से अबोव में आप टॉप 100 में होंगे। अब वेरी फर्स्ट डाउट कि हाउ विल आइडेंटिफाई, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पेपर सिंपल है कि पेपर डिफ़िकल्ट है। तो डेफिनेटली आपने इतने आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए होंगे वो टेस्ट आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि पेपर सिंपल है या डिफ़िकल्ट है। अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस किया है और आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट,
तो डेफिनेटली पेपर डिफ़िकल्ट है। और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल है तो डेफिनेटली पेपर सिंपल है। तो जो आपको लग रहा है, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और जो आपको वहाँ फीलिंग आ रही है वो आपकी फीलिंग करेक्ट होगी डिफ़िकल्ट की और सिंपल की, है ना। पेपर डिफ़िकल्ट है और पेपर सिंपल है तो बहुत ज़्यादा लेवल में डिफरेंस नहीं होता है। इट इज़ ओनली 5-6 क्वेश्चंस विच आर डिफ़िकल्ट, एक्चुअल डिफ़िकल्ट। बाकी तो रिमेनिंग क्वेश्चंस का लेवल सेम होता है। गेट के पेपर में 30 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के और 35 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। तो 30 में से 25 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली 1 मार्क्स के। 1 मार्क्स के इजी भी होते हैं, 25 से ज़्यादा भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 25 आपको अटेम्प्ट करना है। और 2 मार्क्स के भी 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। मतलब ओवरऑल अगर आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए विथ सिंपल पेपर तो आप टॉप 100 में डेफिनेटली है। और 50 से जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करेंगे वो आपकी रैंक उतनी इम्प्रूव होती जाएगी, है ना। बट साथ में क्या ध्यान रखना है कि निगेटिव नहीं करना है कि ज़्यादा करने के चक्कर में निगेटिव करते गए। एक्यूरेसी भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पेपर सिंपल है तो मिनिमम आपका टारगेट है कि 50 से कम अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, ओके। और अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो कोई 5-6 क्वेश्चंस होंगे जो आपको कुछ 1 मार्क्स के हो सकता है डिफ़िकल्ट है या 2 मार्क्स के डिफ़िकल्ट है, तो कोई 5-6 क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं जो डिफ़िकल्ट है और उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से स्ट्रेटेजी डिसाइड करके चलते हैं और जैसे मैंने आपको कहा है कि आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि डिफ़िकल्ट है या सिंपल है, तो इट में पॉसिबल क्योंकि पेपर रैंडम आता है तो स्टार्टिंग 5-6 क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट ओवरऑल पेपर में डिफ़िकल्ट है वही सबसे पहले आपको आ गए, तो डोंट बी पैनिक, है ना। आप पूरे पे ना आफ्टर 1 आवर आप यू आर एबल टू डिसाइड कि वेदर एक्चुअली इट इज़ डिफिकल्ट और इट इज़ ईजी। क्योंकि 5-6 क्वेश्चंस तो हर पेपर में डिफिकल्ट होते ही हैं और वही सारे डिफिकल्ट आपको स्टार्टिंग में आ गए तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पेपर डिफिकल्ट हो गया, है ना। हो सकता है ना 1 आवर्स के बाद आपको लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देख लिए सभी डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो इट में पॉसिबल कि पेपर इज़ डिफिकल्ट। 75 मार्क्स लेके आना है तो उसके लिए कुछ हमको टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि पर क्वेश्चन हमको कितना टाइम देना होगा। तो ऑन एन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम नहीं लेते, एटमोस्ट 1 मिनट लेते हैं। तो अगर हम मान भी लें कि 1.5 मिनट लग रहे हैं ऑन एन एवरेज टू सॉल्व 1 मार्क क्वेश्चन, तो आपको मिनिमम 25 करने, तो इट विल टेक अराउंड 40 to 45 मिनट, है ना। कोशिश तो हम यही करेंगे कि पूरे 30 हो जाए। पेपर सिंपल है तो डेफिनेटली आप पूरे 30 भी अटेम्प्ट कर सकते हो ना। 1 मार्क्स के ज़्यादा टाइम भी नहीं कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं होते, तो इट में पॉसिबल कि आप पूरे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो 40 से 45 मिनट्स आपको लगेंगे फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। 2 मार्क्स में मिनिमम आपको 25 अटेम्प्ट करने, और अगर ऑन एन एवरेज आप 3.5 मिनट भी देते हो, और 3.5 तो मैं बहुत अपर लिमिट लेके चल रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके विदिन 2 मिनट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम पर क्वेश्चन 3.5 मिनट भी देते हैं तो इट इज़ 90 मिनट। तो 40 to 45 मिनट्स फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, 90 मिनट्स फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो इतने में आपके 50 क्वेश्चंस तो मिनिमम अटेम्प्ट हो ही गए और 1 मार्क्स के और ज़्यादा भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो बचे आपके पास 40 से 45 मिनट्स। तो इन 40 से 45 मिनट्स में आपको रिव्यू करना है, प्लस जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन ही अभी हमने 2 मार्क्स के अटेम्प्ट किए, तो 2 मार्क्स के और हमको अटेम्प्ट बढ़ाने हैं। तो वी आर हैविंग टाइम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टू इंक्रीज आवर अटेम्प्ट, है ना। तो अगर हम इस तरह की प्लानिंग करेंगे कि हमको टाइमर का बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको 4-5 है ना, एक लिमिट सेट कर लो कि इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। ये अपने एक्सपीरियंस से आप लिमिट सेट करो। अगर हर क्वेश्चन को आप 4 मिनट या 3 मिनट दे रहे हो तो एंड में आपको टाइम कम लगेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर लो कि इससे ज़्यादा टाइम, बोले क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा और टाइम दूंगी तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा आपसे, है ना। तो सेट द मैक्सिमम लिमिट फॉर एवरी क्वेश्चन, और अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को इमीडिएटली आप वहीं रोक दीजिए, अदरवाइज़ वो दूसरे क्वेश्चंस का टाइम भी कंज्यूम कर लेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है या आप स्ट्रेटेजी आप डिसाइड करिए और उसी को एग्जैक्टली फॉलो करिए। हाँ, लेकिन ये भी है कि टाइमर देख के नर्वस नहीं होना कि अरे बहुत टाइमर फास्ट चल रहा है मेरा तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए नहीं बोल रहे कि कुछ बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं टाइमर को देख के, तो प्रेशराइज नहीं होना है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है, इसलिए आपको टाइमर देखना है। तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको टॉप 10 में आना है, तो आपके मार्क्स 75 से ज़्यादा होने चाहिए ना। लेकिन 75 से ज़्यादा मार्क्स कैसे आएंगे? क्योंकि अभी हमने देखा था कि AIR 1 हो या AIR 500 हो, दोनों का नॉलेज का लेवल सेम होता है,
देयर कैलिबर आर सेम। तो डिफरेंस कहाँ आता है? तो डिफरेंस आता है देयर अप्रोच टू अटेम्प्ट द पेपर, है ना। जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी एक प्लानिंग, अपनी एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करके रखते हैं और दे सॉल्व द पेपर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेटजीज। यहाँ मैं 3 स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रही हूँ, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। स्टूडेंट ए ने कोई प्लानिंग नहीं की है और 80% ऑफ द स्टूडेंट इसी कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपने कोई पेपर की प्लानिंग नहीं की है तो डेफिनेटली आप टॉप 10 में नहीं आ सकते। आपको एक अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी की अपनी स्ट्रेटजी डेवलप की है। तो ये स्ट्रेटजी मैं अपने जो टॉपर्स से डिस्कस किया, तो कुछ टॉपर्स की ये स्ट्रेटजी है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, उन्होंने ये फॉलो की थी। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आप भी यही फॉलो करें, आप अपनी खुद की डेवलप करें। तो क्या स्ट्रेटजी है? तो पर्सन स्टूडेंट बी ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? तो वेरी फास्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चंस को पढ़ता गया, ही रीड एवरी क्वेश्चन और उसको लग रहा है इस फील्ड की क्वेश्चन सिंपल है, तो ही अटेम्प्ट द क्वेश्चन, वेदर इट इज़ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, है ना, मार्क्स डजंट मैटर, ही अटेम्प्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि फर्स्ट दे विल सॉल्व द 1 मार्क क्वेश्चन, देन दे विल सॉल्व 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो लास्ट ईयर 1 मार्क 2 मार्क के लिए देयर वाज नॉट डिफरेंट सेक्शन, मर्ज होके आए थे। तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि फर्स्ट यू विल अटेम्प्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन, देन यू विल अटेम्प्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपके लिए सॉर्ट आउट करना टाइम कंज्यूमिंग होगा कि विच क्वेश्चंस आर 1 मार्क्स क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी अभी आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो अभी मॉक सैम्पल पेपर उन्होंने अपलोड किया उसमें भी यही पैटर्न है कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स आर मर्ज्ड। रैंडम एनी क्वेश्चन जो है 1 मार्क का हो सकता है और कोई भी क्वेश्चन 2 मार्क का हो सकता है, तो इसलिए वो स्ट्रेटजी आप नहीं बनाएंगे। चलिए, तो इस स्टूडेंट ने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी? तो ही रीड एवरी क्वेश्चन, ही फाइंड द क्वेश्चन सिंपल, तो ही सॉल्व द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, है ना, उसको मार्क कर लिया। देन सेकंड क्वेश्चन रीड किया, लेकिन उसको लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट हो सकता है या उसको लग रहा है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। जैसे रिकर्शन के प्रोग्राम्स का आउटपुट यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग होता है। कंपाइलर में सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू पार्सिंग, तो इट मे बी टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको अपने एक्सपीरियंस से पता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में टाइम लगता है। तो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, तो वो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अभी अटेम्प्ट नहीं करेगा। ही, है ना, देयर इज़ ऑप्शन इन पेपर मार्क्स फॉर रिव्यू, तो वो सिलेक्ट कर रहा है मार्क्स फॉर रिव्यू कि इफ आई एम हैविंग द टाइम तो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड लग रहा है डिफ़िकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो मार्क्स फॉर रिव्यू। और थर्ड उसने क्वेश्चन पढ़ के लिख लिया मुझे कि बन ही नहीं सकता है क्वेश्चन, ये टॉपिक ऐसा है जो मैंने कवर नहीं किया है या ये क्वेश्चन मुझे क्लिक नहीं करेगा, तो वो क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। अब उस क्वेश्चन को सेकंड बार देखना ही नहीं है। तो फर्स्ट में जो सिंपल अटेम्प्ट किए, जो डिफ़िकल्ट लग रहे थे लेकिन लग रहा था कि अगर कोशिश करेंगे तो सॉल्व होगा, और जो टाइम कंज्यूमिंग थे उनको मार्क फॉर रिव्यू किया। और इस तरह से पेपर के एंड तक सारे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क्स फॉर रिव्यू थे कि इनको मैं बाद में करूँगा, तो दे अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस, ओके। और फाइनली देयर मस्ट बी सम टाइम फॉर रिव्यू, कि जो आपने क्वेश्चंस किए उनमें कहीं मिस्टेक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आंसर ये आया था बट आई बाय मिस्टेक आई हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन बी, तो देयर मस्ट बी सम टाइम फॉर रिव्यू कि आपने जो अटेम्प्ट किया, जो आपके आंसर आए थे वही आंसर तो आपने नहीं, वही आंसर आपने लगाए हैं, कुछ और आंसर तो नहीं लगाए, आपका आंसर सेव हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो एंड में देयर शुड बी सम टाइम फॉर रिव्यू। तो इट इज़ द स्ट्रेटजी फॉलोड बाय पर्सन बी। पर्सन सी ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की? तो गेट में देयर इज ऑप्शन टू स्कैन कंप्लीट पेपर, आप एक पूरा पेपर देख सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टॉपिक में से क्वेश्चन है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप स्कैन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, जस्ट एक स्क्रॉल करके देख लिया। सो दैट कि कुछ लोगों को लगता है पेपर देखने के बाद कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पेपर डिफिकल्ट नहीं है ना, इस तरह से। तो आप स्कैन करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे आई विल नॉट रिकमेंड कि स्कैन करो, बट ना आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अगर यू आर कंफर्टेबल कि सारे क्वेश्चंस देखने के बाद क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है, आप डिसाइड इजी जल्दी कर सकते हो, तो स्कैन द पेपर। देन ही वॉज कंफर्टेबल विद एप्टी, एप्टी बहुत अच्छा है आपका। तो टेक्निकल और एप्टी दीज आर 2 डिफरेंट सेक्शंस इन पेपर। तो फर्स्ट उसने एप्टी अटेम्प्ट किया, एप्टी अटेम्प्ट करने के बाद टेक्निकल सेक्शन में स्कैन किया। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिज फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो वो अटेम्प्ट कर लिया। सेकंड जो क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था तो उसको पढ़ा ही नहीं,
है ना। इस स्टूडेंट ने हर क्वेश्चन को पढ़ा और फिर उसके बाद डिसीजन लिया है, और ये तो क्या कर रहा है कि नहीं, जो मुझे सिंपल लग रहा है, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के हैं वो पहले अटेम्प्ट कर लो, जो मुझे लग रहा है कि टाइम लग सकता है या हो सकता है आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, तो उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से फर्स्ट स्कैन कंप्लीट हो गया। तो वो सारे जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के थे प्लस जो दूसरे सब्जेक्ट के सिंपल क्वेश्चंस थे वो इसने अटेम्प्ट कर लिए। अब एंड तक पहुंचने से आपको एडवांटेज ये है कि सिंपल क्वेश्चंस आपके कभी स्किप नहीं होंगे। अब वो सेकंड स्कैन स्टार्ट करेगा और डेफिनेटली गेट में ऑप्शंस है कि क्या क्या आपने अटेम्प्ट कर रखा है वो आपको अलग से शो कर देता है। तो जो अनअटेम्प्टेड है उनका सेकंड स्कैन स्टार्ट किया और उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको उसने केयरफुली पढ़ा और उनको ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश की। और ये स्टूडेंट, क्योंकि रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो किया है वो प्रॉपरली किया या नहीं किया, तो ये स्टूडेंट हर क्वेश्चन के इमीडिएटली बाद रिव्यू कर रहा था कि मेरा आंसर ये आया तो मैंने यही लगाया है, मैंने अपने रिस्पॉन्स को सेव किया है या नहीं किया है, मैंने जो कैलकुलेशंस किया, अगर पर्टिकुलरली आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है तो आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसको एक बार क्रॉस चेक करना है रिव्यू में। तो ये स्टूडेंट इमीडिएटली रिव्यू कर रहा है और ये स्टूडेंट एंड में रिव्यू कर रहा है। तो एक रिव्यू ज़रूरी है कैलकुलेशंस के लिए। जो ऑप्शंस आपने लगाए वो करेक्ट ऑप्शन ही चूज़ किया है या नहीं किया है ना। तो रिव्यू या तो आप एंड में कर सकते हैं या इमीडिएटली क्वेश्चन के बाद, या आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपके कैलकुलेशंस कभी मिस्टेक ही नहीं होती है ना, तो आप रिव्यू की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको क्या करना है। तो दिस आर द टू, मतलब प्लानिंग आपको करनी है। विदाउट प्लानिंग अगर आपने अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली आपने कितना भी पढ़ा होगा आपको मार्क्स अच्छी रैंक नहीं आएगी, है ना। तो आप इस तरह से आप प्लानिंग अपनी स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड कर सकते हैं। प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट कि ठीक है आपने प्लानिंग बना ली है, लेकिन एक टाइम का भी इंपॉर्टेंस होता है कि किसी भी क्वेश्चन में वेदर इट इज़ योर सेकंड स्कैन, है ना, जैसे आपने फर्स्ट स्कैन में सारे सिंपल क्वेश्चन कर लिए, लेकिन सेकंड स्कैन में एक क्वेश्चन में आप स्टक हो गए, वो क्वेश्चन आपका बहुत टाइम ले रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। किसी भी क्वेश्चन को 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सेट द टाइम कि मैं मैक्सिमम इतना टाइम एक क्वेश्चन को दूंगा, क्योंकि अगर वो 3 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो 3 मिनट में भी आंसर नहीं आया तो डेफिनेटली और आगे भी आंसर नहीं आना है उसका, है ना। क्योंकि गेट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस क्वेश्चन के पीछे ट्रिक है, और विद इन 3 मिनट्स अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा मतलब आपको ट्रिक नहीं आ रही है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपसे आगे भी सॉल्व नहीं होगा। तो वो दूसरे क्वेश्चंस के टाइम आपको सेव कर लेगा, है ना। दूसरे नहीं, अगर आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो दूसरे क्वेश्चंस का टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो इसलिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपको ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको आप इमीडिएटली छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका कोई नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा कि आपको कितना आता है, यहाँ पे व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट मार्क्स। आप जितने ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए किसी क्वेश्चंस को स्टक नहीं होना है। नहीं बन रहा है आपका, बोले 5 मिनट्स लग गए, लेकिन अभी भी छोड़ दो उसको, क्योंकि वो और टाइम लेगा, अभी भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि प्लानिंग हमने बनाई, प्रॉपर प्लानिंग की है। एक अनप्लान्ड स्टूडेंट क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो भी कर रहे हैं, पता है कि हमको सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं तो भी कर रहे हैं, क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड नहीं करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। तो अनप्लान्ड स्टूडेंट क्वेश्चन को भी प्रॉपरली रीड नहीं कर रहा है, रिव्यू का भी उनके पास कोई कंसेप्ट नहीं था, अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको हमने क्रॉस चेक करना कि हमने जो किया वो करेक्ट है या नहीं है ना। तो अनप्लान्ड स्टूडेंट रैंडमली पेपर को सॉल्व करता है, और डेफिनेटली कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा और उसके कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो आप अनप्लान नहीं रहो, मेक योर ओन स्ट्रेटजी बाय योर एक्सपीरियंस। आप जितने ज़्यादा मॉक एग्जाम देंगे आपकी उतनी स्ट्रेटजीज आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी स्ट्रेटजी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए सो दैट यू कैन डेवलप योर स्ट्रेटजी। ओके, तो मेक योर स्ट्रेटजी और वर्क अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेटजी। तो अब हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन इन टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको टॉप करना है तो यू मस्ट बी थॉरो विद दिस टॉपिक्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने मतलब, लेकिन ये टॉपिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए होंगे तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से कवर हुए हैं। तो वेरी फर्स्ट हम देखते हैं कि इन प्रोग्रामिंग इन आवर सिलेबस, सी लैंग्वेज हमारे सिलेबस में, तो सी में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम रिकर्शंस एंड पॉइंटर्स। तो ये आपके 2 टॉपिक सी के काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए। इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम देयर आर द क्वेश्चंस फ्रॉम
हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर्स प्लस कॉम्प्लेक्सिटी वाले एरिया में से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, लेकिन ग्रीडी और डायनामिक प्रोग्रामिंग से बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि देयर इज़ अ क्वेश्चन। रेयर पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होते, वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। और पर्टिकुलरली इन डायनामिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस और एक सबसेट सम प्रॉब्लम। तो एग्जाम में जब भी डायनामिक प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चंस आए तो मेजरली इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चंस आए। तो आपको मेन फोकस करना है कॉम्प्लेक्सिटीज, डेटा स्ट्रक्चर्स प्लस देयर कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस। या तो आपको ये आइडेंटिफाई करने को दिया जाता है कि वेदर गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, या फिर हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन DFA, है ना। तो रेगुलर लैंग्वेजेस पे बहुत फोकस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रेगुलर लैंग्वेज पे ही मिलेंगे, प्लस डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी, इस पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस है, विच प्रॉब्लम्स आर डिसाइडेबल एंड विच आर अनडिसाइडेबल। तो डिसाइडेबिलिटी और अनडिसाइडेबिलिटी ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से करना है। तो इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इट इज़ रेगुलर लैंग्वेजेस, कंटेक्स्चुअल लैंग्वेजेस प्लस डिसाइडेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल। तो डिजिटल में तो सिलेबस ही काफ़ी कम है, तो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। K-मैप, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट्स, दैट्स ऑल, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में सिलेबस काफ़ी वास्ट है ना। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली दे आर फ्रॉम फ्लो कंट्रोल, मतलब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट, देन क्वेश्चंस फ्रॉम IP एड्रेसिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग। और TCP में जो मेनली क्वेश्चंस आए इट इज़ फ्रॉम AIMD एल्गोरिथम, एडिटिव इंक्रीज, मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। तो अगर आप देखेंगे वैसे तो नेटवर्क बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आए वो इन 3 टॉपिक्स में से आए। तो ये 3 टॉपिक्स तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ओके, देन DBMS में SQL से क्वेश्चन होता ही है ना। आप कहीं से भी पेपर ले लो, 92 से लेके 1992 से 2020 एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम SQL इन पेपर। कम से कम एक क्वेश्चन तो SQL का पेपर में होता ही है। तो SQL आपका अच्छे से होना चाहिए। देन DBMS में पॉसिबिलिटी है कि इट इज़ फ्रॉम नॉर्मलाइजेशंस और ट्रांजेक्शंस। आफ्टर DBMS नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कैशे मेमोरी, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एंड नंबर सिस्टम, these are 3 important टॉपिक। नंबर सिस्टम में भी पर्टिकुलरली फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, हाउ यू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो these are the 3 टॉपिक्स। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से आए हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट, और प्रोसेस मैनेजमेंट में पर्टिकुलरली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC से क्वेश्चन होता ही है। और नेक्स्ट जो होता है आपका इट इज़ वर्चुअल मेमोरी। ओके, कंपाइलर में ऑल्दो इसका वेटेज रिलेटिवली कम है, 2 और 3 क्वेश्चंस एट मोस्ट, 3 भी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 1 या 2 क्वेश्चंस आपको कंपाइलर से मिलते हैं। और उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम पार्सिंग, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, और अभी सिलेबस में कोड ऑप्टिमाइजेशन ऐड हुआ है। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि देयर कैन बी ए क्वेश्चन फ्रॉम कोड ऑप्टिमाइजेशन, लाइव वेरिएबल या इस तरह के, तो देयर कैन बी क्वेश्चन फ्रॉम कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो आप इसको इस बार थोड़ा सा फोकस करेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन पे। कंप्यूटर नेटवर्क और कंपाइलर, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स है जहाँ नया सिलेबस ऐड हुआ है। और जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी सिलेबस चेंज हुआ, जैसे लास्ट टाइम 2016 में चेंज हुआ था, तो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए थे, ऐसा नहीं कि नए टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नए टॉपिक को ज़्यादा वेटेज मिलेगा, पुराने को कम। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमेशा ज़्यादा ही वेटेज मिला है। तो नेटवर्क में भी आपके 2-3 प्रोटोकॉल नेटवर्क है ना, NAT नया इंट्रोड्यूस हुआ है, DHCP, ICMP, तो दे आर वेरी थ्योरेटिकल टॉपिक्स, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि नया ऐड हुआ तो आप बहुत ज़्यादा करो, उनको उतना ही वेटेज दीजिए जितना रिमेनिंग टॉपिक्स को आप दे रहे हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ जिनको आपको बहुत ज़्यादा वेटेज देना है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी एंड लॉजिक, दिस आर द 2 टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस होती ही। लॉजिक से आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी होते हैं। और ग्राफ थ्योरी का भी यही है कि ग्राफ थ्योरी से भी क्वेश्चंस होते हैं। डिस्क्रीट के
जो टॉपिक है एक सेट थ्योरी टेक्निकल में कम और एप्टी का पार्ट ज़्यादा है ना, तो सेट थ्योरी से आप करते हैं डिस्क्रीट का, तो आपका टेक्निकल डिस्क्रीट भी कवर हो रहा है प्लस एप्टीट्यूड भी कवर हो रहा है। अब फाइनली हमारा आता है मैथ्स। तो मैथ्स में लिमिट, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी करना ही है, कुछ भी हो जाए प्रोबेबिलिटी से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आर देयर। वो प्रोबेबिलिटी जनरली टेक्निकल सब्जेक्ट और प्रोबेबिलिटी मर्ज होकर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। और एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन PNC, इसके क्वेश्चंस एप्टी में भी आते हैं, ये कहीं भी जैसे एप्टी का सिलेबस में मेंशन भी है, लेकिन इसके क्वेश्चंस एप्टी में भी आते हैं, प्लस टेक्निकल में भी डायरेक्टली PNC पे क्वेश्चन नहीं होगा, बट टेक्निकल टॉपिक से PNC को मर्ज करके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। ओके, तो मैथ्स में लिमिट, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी तो ही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर प्लस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करनी ही है। ओके, और फाइनली हमारा आता है एप्टी। तो एप्टी में ऐसा अगर आप पैट पर देखते हो तो ऐसा कोई वेटेज नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। आपको एप्टी को प्रैक्टिस करते रहना, डेली आपको एप्टी की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, DI है, क्वांट है, सीरीजेस पे जो प्रॉब्लम्स आती है, लॉग की प्रॉब्लम्स है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो आपको करना ही है। तो दीज आर द टॉपिक्स जिनको आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ओके, अगर ये टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपके करीब 60% से 70% तक के क्वेश्चंस इन्हीं आप देखेंगे कि इन्हीं टॉपिक्स में से कवर होते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है, ये सारे टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। तो फाइनली अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपको याद रखने हैं और आपको फॉलो करना है। तो वेरी फर्स्ट है कि डिफाइन योर गोल वेरी क्लियरली। आपको क्या रैंक लानी है, कितने मार्क्स लाने हैं, या पूरा क्लियरली डिफाइन करेंगे। अगर आप अपना गोल सेट नहीं करते हैं तो आप हार्ड वर्क भी नहीं करेंगे। वंस यू सेट योर गोल यू विल यू विल डू हार्ड वर्क टू अचीव दैट गोल। तो गोल सेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सेट योर गोल, वो गोल आपको मोटिवेट करेगा हार्ड वर्क करने के लिए, है ना। तो सेट योर गोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज योर स्ट्रेंथ। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सो दैट एग्जाम में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन में इजी होगा कि विच क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट, विच क्वेश्चन यू शुड नॉट ट्राई। ओके, क्योंकि टाइम सेव करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और टाइम आप तभी सेव कर पाएंगे जब आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस पता होगी। तो फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस। नेक्स्ट है अडॉप्ट वर्चुअल कैलकुलेटर एंड ऑनलाइन इंटरफेस। गेट का जो ऑनलाइन इंटरफेस है ना, आप जो टेस्ट सीरीज देते हैं वो डिफरेंट कोचिंग्स पे जाके देते हैं, तो आपको उनके इंटरफेस की प्रैक्टिस होती है, एक्चुअल गेट इंटरफेस की प्रैक्टिस नहीं होती है। तो एक्चुअल गेट इंटरफेस IIT बॉम्बे की साइट पे अवेलेबल है, उस इंटरफेस की आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल इन दैट इंटरफेस, प्लस उस इंटरफेस में एक वर्चुअल कैलकुलेटर है, तो उस वर्चुअल कैलकुलेटर में कौन कौन से फीचर्स है, क्या चीज़ आप डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दैट वर्चुअल कैलकुलेटर। तो उस वर्चुअल कैलकुलेटर की आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज़ वहाँ पे जाके आप फीचर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसमें आप लॉग कंप्यूट कर सकते हो या नहीं, ये कौन कौन से ना साइन कंप्यूट कर सकते हो या नहीं, तो अगर वहाँ आप फीचर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप सिंपली अपना एग्ज़ाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप पूरे इंटरफेस प्लस कैलकुलेटर को यहाँ से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करके जाएंगे, तो आपको वहाँ पे इन सब चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होगा। वन मोर थिंग कि रफ वर्क करने के लिए आपको स्क्रिबल पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आपको कितने भी पेड्स प्रोवाइड होंगे, नंबर ऑफ पेड्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एट ए टाइम एक ही पेड आपके पास होगा। एक पेड आपका फुल हो गया, एक पेपर आपका रफ पेपर आपका फुल हो गया है, तो उस रफ पेपर को रिटर्न करने पे यू विल गेट नेक्स्ट रफ पेपर। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको रफ वर्क करना है कि वही रफ वर्क आप फिर से रीचेक करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं। उस रफ पेपर में आपने 10 क्वेश्चंस किए हैं और आपका पेपर फुल हो गया, तो उन 10 क्वेश्चंस का इमीडिएट रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि आप नेक्स्ट रफ पेपर लेंगे तो ये रफ पेपर आपको रिटर्न करना होगा, तो आपको रिव्यू करने के लिए फिर से कंप्यूटेशंस नहीं करनी होगी, है ना।
तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्क्रिबल, नंबर ऑफ स्क्रिबल पैड, बट आपके पास एट ए टाइम एक ही स्क्रिबल पैड, एक ही रफ पेपर होगा। देन अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा आपको दुख देता है एंड में, कि मेरे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कम हो गए, वो सिली मिस्टेक्स। मैंने सब सही किया था, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। मैंने सब सही किया था लेकिन यूनिट नहीं ध्यान रहा ना, बाइट्स में लिख दिया आंसर, बिट्स में पूछा गया था। तो ये सिली मिस्टेक्स आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत अफसोस होता है नहीं। तो आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। आप जब मॉक पेपर देते हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स नोट करते जाइए कि किस चीज़ में आपको फ्रिक्वेंटली मिस्टेक होती है। कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो अपनी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक करिए। यूनिट में आप प्रॉपर यूनिट में आंसर नहीं दे पा रहे हैं ना, बिट्स में पूछा है, बाइट्स में दे रहे हैं, मीटर्स में पूछा है, किलोमीटर्स में दे रहे हैं। तो अगर इस तरह की मिस्टेक्स होती है तो जहाँ भी इस तरह का आए तो आप बहुत अलर्ट हो जाइए कि इस तरह का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंटली मिस्टेक करता हूँ, है ना। तो फाइंड योर सिली मिस्टेक्स और ट्राई टू अवॉइड दैट सिली मिस्टेक्स। कभी कभी तो हम ऐसी मिस्टेक भी करते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है ए, लेकिन हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया सी। तो ये भी एक तरह की मिस्टेक होती है कि आंसर कुछ और आया था, हमने सेलेक्ट कुछ और किया है। तो दीज आर द कॉमन सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक, यूनिट की मिस्टेक्स, प्लस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बट यू सेलेक्टेड ऑप्शन सी। ओके, तो आपको अपनी सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना है। और फाइनली इन सब की प्रैक्टिस के लिए आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। और डेफिनेटली मैं दावे से कह सकती हूँ कि ज़िल्सी टेस्ट सीरीज़ से बेस्ट आपको कोई और टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी। तो ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज़ एंड अचीव अ वेरी गुड रैंक। तो ऑल द बेस्ट फॉर द गेट।